यहाँ कार्यकर्ताओं की बैठक ली है युवा। आज दो महापुरुषों की जयंती है। उनके पूरे युवा कल्याण संगठन और पूरे जो हमारे किसान भाई और बाहर से जो हमारे साथी आए हैं, उन सभी की तरफ से श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हैं कि उन लोगों के त्याग, बलिदान और उनकी रहनुमाई में आज हम सब सुख की सांस ले रहे हैं। आज हम सब जो एक दूसरे से बात कर रहे हैं, ऐसे महान योद्धाओं को सत सत नमन। संत रविदास जी ने जिस प्रकार शिक्षा दी कि पूरा समाज हमारा जाति पाति में ना बटे, उसका प्रयास युवा कल्याण संगठन भी कर रहा है। आज जितने भी हमारे नौजवान यहाँ आए हैं, वो हर एक जाति से, हर एक समाज से, और जो लोगों की धारणा है, जो सत्ता पक्ष में है या विपक्ष में है, कि किसी प्रकार जाति पाति और धर्म के नाम से बंटवारा हो। देखो, बंटवारा हम ही लोग करते हैं। सच्चाई की बात यह है कि फलाना हमारे जात का है, फलाना हमारे गोत्र का है, फलाना हमारे धर्म का है, उसमें हम बट जाते हैं और उसका 1% फायदा नहीं हुआ है। अगर आप गहराई में जाकर देखोगे तो 1% भी हमें फायदा नहीं मिला है। इस देश का जो विकास हुआ है, किसी प्रकार का जो श्वेत क्रांति थी, हरित क्रांति, संचार क्रांति थी, जो जिस प्रकार जैव विज्ञान जो भी कहा है, उसमें सभी समुदाय, सभी जातों का मिश्रण रहा है। चाहे वैज्ञानिक हो, चाहे डॉक्टर हो, और चाहे पढ़ाने लिखवाने हमारे शिक्षक हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो, सभी जाति मिलकर एक अच्छे आज विकास बने। नहीं तो समाज में बांटने की बात करने वाले उनके हिसाब से तो देश बहुत पीछे चला जाता। लेकिन हमारे समाज में, हमारे देश में बहुत अच्छे अच्छे आदमी हैं जो समाज और देश की बात करते हैं। आज आप सब आए और आपने विभिन्न प्रकार से जो हमारे साथी थे, हमारे वक्ता थे, उनकी बात सुनी। उन पर अमल करना साथियों, और अमल तभी होता है जब आदमी अपने आप खुद पे लागू करता है। मैं 88 में सक्रिय हुआ था, कॉलेज का प्रधान बना। उससे पहले 1 साल पहले सक्रिय हो गया था। सबसे पहले मैंने 1985 में, एक मेरा साथी था, उन्होंने कहा कि रक्तदान करना चाहिए। मुझे हकीकत में नहीं पता था, डर लगता था कि रक्तदान करने से ना आदमी कमजोर हो जाता। सुनो ही बात थी, कहा ना भाई खून ना दे दियो, मर जाओगे फलाना देखना। उसने मेरे को कहा भाई खून दे। आज कैंप लगा हुआ है, मैट्रिक क्लास में था मैंने पहली बार 1985 में खून दिया, और आज मैं 55 साल का हो गया। मैंने 37-38 बार इस दौरान में रक्तदान किया है, जहां भी जरूरत पड़ती है वहां पे। फिर ऐसे संस्कार मिले और ऐसे वातावरण में बात आई कि संकल्प हो गया कि हमें ऐसी बात करनी चाहिए जो समाज में एक दो साथी सुधरे। कोशिश हर रोज करता हूं और प्रयास भी करता हूं। मेरी लड़ाई भी हो जाती है कि खाली नशे की बात नहीं है। नशा करता उसको कहता नशा छोड़, दिखावा करता उसको कहता हूं दिखावा छोड़, और कोई चीज करता उसको कहता हूं ये करो। अगर मैं एक आदमी, आप भी एक आदमी को सुधार दोगे पूरे साल में, तो ये मानव के कल्याण के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। एक आदमी ने 1 साल में सुधारने की बात कर रहा हूं मैं, हर रोज नहीं कर रहा। अगर 1 साल में एक आदमी को सुधारोगे तो समाज में अच्छा वातावरण पैदा होगा। तो और वातावरण पैदा करने के लिए त्याग की बात है। मैंने चुनाव लड़ा 2009 में, तो कई साथियों ने बोले कि भाई ऐसे ऐसे करो, शराब पिलाओ पिलाना। मैं बोले भाई वोट जितने भी आए, मतदाता का अपना इच्छा है
लेकिन शराब में किसी को नहीं पिलाऊंगा। सेब खा लो, दूध पी लो, किन्नी कर लो, लेकिन शराब नहीं पिलाऊंगा। और मैं इस बात से डरता भी नहीं, मैं स्वीकार करता हूँ मेरे परिवार में तकरीबन आदमी शराब पीते थे। मैंने इस बात का नहीं प्रभाव माननी की तड़के लोग कहते हैं तेरे घर में पीने ला रहे तो उन्हें रोक लेने, लेकिन कहीं कोई घर का आदमी नहीं रुकता, दूसरे को रोक सकते हो। और प्रयास घर के भी करने चाहिए। अभी मैं वही कह रहा था कि मानव जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता है। हमें सुना है कि 84 लाख योनियों से गुजर के मानव योनि की उत्पत्ति होती है, लेकिन हमारा फर्ज क्या है? हम इंसान बन गए, पशु और हमें क्या फर्क मानते हो? इस कलयुग में बराबर हो गए, कोई फर्क नहीं है। इसलिए हमें अपने जीवन के बारे में बहुत गहराई से अध्ययन करना चाहिए। वो अध्ययन कई तो मन भी कहते हैं तू तो यार बाबे वाली बात करना है दिया प्रण नहीं, अपना काम करो। जिस क्षेत्र में काम कर रहे हो, अगर आप व्यापारी हो तो व्यापार क्षेत्र में अच्छा काम करो, आप शिक्षक तो अच्छी उसमें शिक्षा ग्रहण कराओ, आप राजनीति में अच्छी राजनीति करो, सब कुछ करो, लेकिन अपना व्यक्तिगत जीवन सुधारो। जो व्यक्ति अपना व्यक्तिगत जीवन सुधारेगा उसको कभी भी किसी कमी नहीं रहेगी। हमने जो किसान एजुटेशन था उसका उदाहरण देता हूं। एक मेरा साथी टिकरी बॉर्डर पे रमेश बैठे है, मैसे में लगाया था। उस टाइम शुरुआतें थी, दादा ईश्वर भी बैठे हैं, तकरीबन आदमी उड़े थे। तो उड़ा कैंप लग रहा है मेडिकल का, शुरुआतें थी, ये नवंबर दिसंबर की बात थी। तो हमारे सारे साथी थे, हमारा प्रधान था, सुमित था, मुकेश शर्मा था, निक्षय शर्मा, अमित अत्री, भाई भूषण, अनिल पंगाड़, सारे हम तकरीबन साथियों ने विचार कराया कि भी क्यों ना हम किसानों के लिए मेडिकल कैंप लगाया जाए। और सच्चाई की बात ये थी कि हमने नहीं सोचा भाई ये हो सका, क्यों सुना करते 2024 तक चल लगा, यह दिमाग में थी। मैं जितने दिन चल लगाना है इतने दिन कैंप लगावाएंगे। संकल्प था लक्ष्य तक का, और हकीकत में हमारे पास इतना पैसा नहीं था, और हमने कैंप लगातार चलाया, एक दिन की भी छुट्टी नहीं करी कहीं पर भी, चाहे टिकरी बॉर्डर हो और चाहे कितलाना टोल हो और चाहे धरना बजाज जाके हमने दुआई दी, क्योंकि अंदर हमारा संकल्प था कि हमने काम करना है, और उस संकल्प में कामयाब हुए। तो संकल्प ले लोगे ना तो हर चीज मिलेगी आपको। संकल्प सच्चा होना चाहिए, उसके पीछे स्वार्थ नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्वार्थ जहां जाता है उस टाइम आदमी कामयाब नहीं होता। अब कई नौजवान हैं जो अलग अलग संगठन चला रहे हैं, उनने प्रयास किया, चाहे भगत सिंह ब्रिगेड के हमारे साथी यहाँ खड़े हैं, वैसे मैं इनके मुंह पर बड़ाई नहीं कर रहा, लेकिन हकीकत में ये प्रयास करते हैं कि हमने ऐसे ऐसे महापुरुषों की जयंती मनानी है। तो महापुरुषों की जयंती जब ये यहाँ मैंने इनकी स्वरूप लगाया है इन महापुरुषों का, तो 5 आदमी जरूर देखेंगे कि ये कौन है, क्या इनका परिचय है। 4 आदमी आगे बताएंगे, फिर आगे भी जिक्र करेंगे। तो मैं मानता हूं कि ये संगठन है ना, ये समाज की मुख्य धारा में एक बहुत बड़ी मील का पत्थर है, और ये होने भी चाहिए ताकि हमारा समाज सुधर सके। अब हमने जो संगठन बनाया, राजनीतिक व्यक्ति हूं, इसमें कोई दोहराई की बात नहीं, लेकिन मेरा अब कोई ऐसा मन नहीं है कि भी तड़का कोई मैंने टिकट दे दे चुनाव लड़ना है। सच्चाई की बात है, दादा पाटड़ा हमारे सामने है जो हमारा इष्ट देवता है। आज मेरे मन में कोई नहीं, तड़का कुछ हो जाए तो पता नहीं। आज तो एक ही प्रयास है कि हम जिसे हम उसे काम करने की कोशिश करें। तो हमारा प्रयास तो 4 बिंदुओं पर हमेशा रहा है। पहला तो स्वास्थ्य के बारे में, कई आदमी मैंने कहते हैं इसका तो वहम हो रहा है, फलाना दवाई दिया ले तो टेस्ट करा ले, फलाना दिखा, लेकिन मैं कम से कम
100-200 आदमियों को तो ऐसे थे जिनको डायग्नोज, जिनका मुझे पता लगा कि लक्षण है इनके बीमारी के, उनको वहां ले जाने की कोशिश करी और उनका जीवन बचा। इसको मेरा बहन करे लोग, चाहे किमी मैंने किमी कही जाओ, बहन ही है, फलाना झगड़ा कुछ भी कही जाओ, लेकिन मैंने उनकी तरफ ये देखा। और मैं सच्चाई बताता हूँ, हर रोज जो गांव से जाने वाला व्यक्ति है, चाहे आंख बनाने की बात हो, चाहे उनको दिखाने की बात हो, तो तकरीबन मेरी एवरेज 10 और 15 मरीजों की डेली होती है जिनको मैं दिखाने का काम करता हूं, ताकि उनको किसी प्रकार की असुविधा ना हो। क्योंकि स्वास्थ्य में जितना घोटाला कहीं पे भी नहीं है। तो हमारा प्रयास यह है कि उनको सुलभ, अच्छी, सस्ती इलाज मिले और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहे। और खाली दवाई लेने से आदमी स्वस्थ नहीं रहता। उन्होंने बताया कि स्वस्थ रहने के लिए तो हमें खुद को, अपने शरीर में जो विकार हैं उनको दूर करना पड़ेगा। सबसे बड़ा नशा है साथियों। और मैं हुक्का बीड़ी की बात नहीं कर रहा। एक चिट्टा ये समय अगर इतना आ गया है कि मैं इतना दुखी हुआ इस बात से कि भिवाड़ी के 10वीं और 12वीं के हमारी बेटियां हैं, वो नशा कर रहे हैं समय का, वो नशा कर रहे हैं चिट्टे का। और बड़े बड़े स्कूल जिनकी गिनती होती है, वहां के स्टूडेंट, स्कूल वाले नहीं करवा रहे। एक माहौल पैदा हो गया। एक मेरा साथी है, ओडा सेक्टर में रहता है, उसके पास में चला गया तो ड्राइंग रूम में बैठे थे, बातचीत चल रही थी, तो उसका बेटा बार बार बाथरूम में जा रहा था, आ रहा था। उसने मतलब 1.5-2 घंटे बैठे थे, वो 6-7 बाथरूम में गया। मैंने पूछा इसको 10 लग रहे क्या? बोला ना यार 10 तो बुला रहे, तो बाथरूम में क्यों जा बार बार? वैसे दिमाग में मैं चला गया बाथरूम, तो मेरे को ऐसे निगाह करी ऊपर, जो रोशनदान से होते हैं ना, खिड़की बना ले, इसमें 3 पुड़िया रखी थी सफेद रंग की, वैसे निगाह पड़ गई। उठा के ले उसको दिखाई, मैं देख के पता करे तो समय थी वह। उस लड़के को हमने बुलाया, उसी टाइम तो नहीं बुलाया, थोड़ी देर बाद में बुला के उससे पूछे बात करी, भाई क्या मामला है? तो उसने बताया, पहले डर गया वो, समझाया, पुचकारा, बुलाया, फिर बताया कि हमारी क्लास के तो 20 बालक ये समय पिए हुए हैं और 11वीं का छात्र था। हम क्या करते हैं, हम बच्चे की तरफ ध्यान नहीं देते, ना उसकी जरूरत की तरफ ध्यान नहीं देते, और हम खुद में इतना मतलब विकार है कि हम उनको कैसे दूर करेंगे। तो भाई खुद का विकार तो अगर है तो बच्चे में जरूर आ सकता है भाई। इसलिए खुद सुधरो और अपने बच्चों पर ध्यान दो पूरी तरह। जो वक्ताओं ने बताई थी ना, जो अमित भाई बता रहा था कि एक एक चीज को चेक करो, संस्कार भरो। और ये सच्ची बात है, अपने बुजुर्गों के पास जो बैठेगा और जो अपने बड़ी उम्र के साथ बैठेगा ना, वो कभी हानि में रहता, कुछ न कुछ लेके उठेगा। लेकिन समस्या क्या है, दादाजी आपको तो कुछ नहीं पता, और एक नया शब्द आ गया, टेंशन ना ले। अरे भाई टेंशन तो तेरे शरीर की है, कोई बिगड़ गया तो उम्र 8वीं से लेकर 12वीं तक बच्चा आगे बढ़ने की होती है। वो अपना क्षेत्र चुनता है, +2 के बाद में कहाँ जाना है, कैसे रहना है, क्या करना है। तो ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जितने आप आए हो और जितने मेरे नौजवान साथी बैठे, कुछ तो चले गए, मैं देख रहा था, उनको लगा ये बातचीत चल रही है तो चले गए, समझने में की क्षमता भी उनकी नहीं रही। तो भाई सुधार बहुत जरूरी है, और जब तक आप सुधार अपने आप में नहीं करोगे, ना अपने बच्चे को सुधार सकते, ना अपने समाज को सुधार सकते। कई तो मेरे साथी हैं, अब मैं कहूँ बैठ जाओ, अब उनको 1 मिनट में आए कौन, उससे पहले ही वो सुबह से दौड़े बैठा हुआ मेरा दोस्त है 30 साल का, आने तो पहले हुक्का टोया, किस्सा हुक्का, मैं तेरे क्या करने आया था, तू इतने 1 घंटा हुक्का है, मैंने नहीं डट सकता, तो क्या बताओगा किसी ने जाके तुम। तो भाई खुद का आचरण सुधारोगे तो दूसरों को सुधार सकते हो। हमारा जो 2022 का लक्ष्य है, हर साल
हम लक्ष्य निर्धारित करते हैं साथियों, और हर आदमी ने अपना लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए कि आज मैंने यो काम करना है, तो आप उस लक्ष्य पर जरूर पहुंचोगे। 2022 का हमारा लक्ष्य है कि खेलों में जो गिरावट आ गई है और उसमें नौजवानों को कैसा जोड़ा जाए, और इसके लिए मैं बड़ा फक्र और गर्व के साथ ये बात बता रहा हूँ कि हमारे खेलों की प्रतिमा इतनी ज़्यादा है भिवानी जिले के अंदर, दादरी के अंदर, कि पूरे हरियाणा में नहीं, पूरे भारतवर्ष में भी इतनी नहीं है। लेकिन उसके लिए हमें सही दिशा में बता नहीं पाते कि सही दिशा कहाँ जाना चाहिए। मैं सच्चाई बताता हूँ आपको, भिवानी बॉक्सिंग क्लब है जिसका मैं प्रधान हूँ, उसमें जितने लड़कों ने प्रैक्टिस करी है ना, लगभग 1000 बालक उसमें नौकरी लग गए और शरीर भी ठीक होया, समाज में काम भी करे, और 1000 आदमी नौकरी लग गए और नशे से भी दूर रहे। हमारे सबसे ज्यादा अर्जुन अवार्डी हैं भिवानी में, पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा भीमा अवार्डी है। अर्जुन अवार्ड उसको मिलता है जो देश का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी होता है, और भीमा अवार्ड उसको मिलता है जो हरियाणा का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी होता है उसको। उसके बावजूद भी यहाँ का सत्ता पक्ष, यहाँ का विपक्ष, हमारे संगठन बिल्कुल भी जागरूक नहीं है। जो खेल यूनिवर्सिटी खुलनी चाहिए थी भिवानी के अंदर, वो खेल यूनिवर्सिटी भिवानी में नहीं खुली, और हरियाणा में और कितने बात थी उन्हें भी नहीं खुली। तो हमारा पहला प्रयास ये होगा कि खेल यूनिवर्सिटी खोलने के लिए भिवानी में चाहे मैंने सिग्नेचर चलाना चाहिए, चाहे अपने कहीं धरने देना चाहिए, जुलूस करने चाहिए, कोई भी करो, क्योंकि खेल यूनिवर्सिटी अगर भिवानी में खुल गई ना, तो मैं दावा करता हूँ कि 20,000 नौजवान, 20,000 लड़के है ना, अपना मुख्य धारा में आ जाएंगे, नशे से दूर हो जाएंगे, नौकरी भी मिलेगी और स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। तो हमारा ये खेल में लक्ष्य है कि खेल यूनिवर्सिटी खोलने के लिए हम लगातार प्रयास करेंगे और करते रहेंगे। दूसरा हमारा लक्ष्य है कि स्वास्थ्य, उसके अंदर स्वास्थ्य में कई लोगों को पूरी जानकारी नहीं है, उसके सेमिनार आयोजित करेंगे, अच्छे अच्छे डॉक्टरों को बुलाएंगे, अच्छे अच्छे जो योगा टीचर उनको बुलाएंगे, और जो भी साथी हैं उनको बुलाने का काम करेंगे ताकि वो अपने स्वास्थ्य को ठीक रख सके। इसके लिए हमारा प्रयास जारी रहेगा। तीसरी है शिक्षा साथियों। शिक्षा का जितना भट्ठा बैठा है इतना कहीं का नहीं बैठा है। मैं छोटे छोटे बच्चों से बात करता हूं, उनको ये नहीं पता कि देश का राष्ट्रपति कौन है, उनको ये नहीं पता आपका जिला कौन सा है, उनको ये नहीं पता आपका तहसील कौन सा है, उसको ये नहीं पता तेरे दादे का नाम क्या है। सिर्फ अपनी तरफ से बोल देते हैं और काम पूरा करके अपना अपना घर आ जाते, ना माँ बाप को सिखाते। वो युवा संगठन के सभी युवा साथी व मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मुझे इतना मान सम्मान दिया और आप सभी लोगों से रूबरू होने का मौका दिया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हूँ। और वैसे तो मेरे को तो बोलने का यही नहीं पता था कि वहाँ बोलना भी पड़ेगा क्या, क्योंकि मैंने तो वही अभी थोड़ी देर पहले अशोक आर्य सर बता रहे थे तो कि छोटी सी की एक मीटिंग कर रहे हैं कविता, तो इतना ही बताया था। और यहाँ आने के बाद भाई जी ने मुझे कहा कि आप कविता, वैसे जो भाई जी बार बार बता रहे थे कि योगा में पीएचडी, मैं योगा में नहीं कर रही, वैसे मैं फिजिकल एजुकेशन में पीएचडी कर रही हूँ, और योगा की मैं इंटरनेशनल प्लेयर रही हूँ, योगा और जिम्नास्टिक की। लेकिन यहाँ कमल प्रधान भाई जी ने मेरी ड्यूटी लगाई कि आपको बहन जी योगा के ऊपर बोलना है, स्वास्थ्य के ऊपर। तो वैसे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, मतलब जो भी काम हम करते हैं उसके लिए हमें स्वस्थ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हमारा स्वास्थ्य काम नहीं करेगा तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। क्योंकि जब एक दिन अगर जुकाम भी हो जाए अपने, तो अपने सारे कार्यक्रम डिस्टर्ब हो जाए, अभी कोई भी काम नहीं कर पावा कि अभी खाट पर तो उठने की भी हिम्मत कौन कराने। तो इसलिए स्वस्थ जीवन के लिए हमने पहले बार मतलब 4 मुख्य बातें बहुत जरूरी हैं। उसके लिए सबसे पहले हमारी दैनिक दिनचर्या,
कि हमारा उठने का सुबह किस टाइम उठते हैं, किस टाइम हम खाना खाते हैं, किस टाइम हम सोते हैं। उसके बाद मतलब ये पूरी दिनचर्या होती है हमारी कि सुबह हमें 4 बजे या 5 बजे के बीच में उठ जाना चाहिए। उसके बाद हमें जो फिजिकल एक्टिविटी हमारी कि हम फिजिकल एक्टिविटी में शरीर के साथ जो कसरत करते हैं, शारीरिक मेहनत करते हैं जो, उसके लिए हम सुबह दौड़ भी लगा सकते हैं, योगा भी कर सकते हैं और भी प्राणायाम वगैरह कर सकते हैं। और हमारी जो कुछ जैसे बच्चे होते हैं उनको हम कोई भी गेम भी करवा सकते हैं, चाहे उसको फुटबॉल खिला दो, वॉलीबॉल खिला दो, कबड्डी करवा दो उसको। तो इस तरह से हमें उनको फिजिकल एक्टिविटी करवानी चाहिए। उसके बाद हमारा खान पान आता है कि हम खाते कैसे हैं, क्योंकि जितना हम जैसे कई बार हम ज़्यादा मिर्ची वगैरह वाला खा लेते हैं खाना, तो उससे जलन हो जाती है, पेट खराब होगा। तो इस तरह से हमें खाने पीने के ऊपर भी ध्यान रखना चाहिए कि सादा खाना खाना चाहिए और जो जितने भी नशीले जो पदार्थ होते हैं उनको बच के रहना चाहिए, उनका सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे शरीर को कहीं ना कहीं हानिकारक होते हैं। हम कोई भी धूम्रपान करते हैं तो उससे भी हमारे शरीर में जो लंग्स कैपेसिटी होती है, हमारी जो ऑक्सीजन लेने की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाती है और वो धीरे धीरे हमारे फेफड़ों को खराब कर देते हैं। तो इस तरह से इससे भी आप लोगों को बचना चाहिए। तो उसके बाद हमारा जो पहनावा होता है उसके ऊपर भी हमें ध्यान रखना चाहिए। कई बार हम इतनी मतलब वो कई बार क्या है इतनी टाइट जींस पहन ले हाँ कि सारा घर के लागी काटे हुए हैं और सारा घर के लागी परा हुए, तो मतलब वो चीज़ हम उसमें ना तो उकड़ू बैठ सका, बेरा को नहीं कड़ा किस तरह बैठना पड़ जाए, क्योंकि हम तो किसान आंदोलन में 1.5 साल तक रहे हाँ, तो उसमें मतलब बेरा में कड़ाई रोड के ऊपर पलाथी मारनी पड़ जाया करती। कई न्यू बचा कर दे उठ के ना बाहर ना चक्कर काटने लग जाते हैं। हमने कहते रहे बैठो कौन के बात होगी तरह तो बहन जी पैंट टी पर रखिए बैठा कौन जा। तो मतलब इस तरह से कपड़े ऐसे पहनो जिसमें मतलब हम कंफर्टेबल रहें। आज आपने यहाँ कार्यकर्ताओं की बैठक ली है, युवा कल्याण संगठन के सभी कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं, उनको आपने क्या दिशा निर्देश दिए हैं और क्या किस चीज़ को लेकर के ये बैठक की है? युवा कल्याण संगठन ने एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया था जिसमें और भी संगठन शामिल हुए थे। और आज हमारा मकसद था कि समाज के अंदर जो कुरीतियाँ हैं उनको कैसे हम ठीक कर सकते हैं। नशे की बात है या जो जिस प्रकार से आधुनिकीकरण की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं उसको रोकने की बात है, माँ बाप के प्रति इज्जत जो आज कम हो गई है अपने बुजुर्गों के प्रति, उसके बारे में जो बातचीत है। और दूसरा हमने 3 लक्ष्य निर्धारित किए हैं जिसमें खेल, शिक्षा और स्वास्थ्य, क्योंकि आज मेन चीज़ यही है। इसके बारे में 2022 का हमने मिशन रखा है कि खेल यूनिवर्सिटी भिवानी के अंदर बने। इसके लिए सभी संगठन मिलकर हस्ताक्षर अभियान भी चलाएंगे और उसके लिए संघर्ष भी करेंगे। अगर कहीं धरना जुलूस की जरूरत पड़ी तो वो भी करेंगे। और तमाम किसान मजदूर मिलके हम ये कहेंगे कि भिवानी जिला एक ऐसा ज़िला है जिसमें सबसे ज़्यादा अर्जुन अवार्डी है और आपको पता है सबसे ज़्यादा भीम अवार्डी है। हमारे बीच में आवाज सिंह पहलवान जी हैं, ये भी खुद भी अपना आप एक अच्छे प्लेयर रहे हैं। तो ऐसे जब इतनी प्रतिमाएँ हमारे भिवानी के अंदर है तो खेल यूनिवर्सिटी क्यों नहीं खोलनी चाहिए। इसके लिए सत्ता पक्ष पर और विपक्ष पर दोनों को दबाव बनाकर उस खेल यूनिवर्सिटी को भिवानी स्थापित करें ताकि कम से कम 20-25 हज़ार हमारे नौजवान साथी हैं वो खेल में जुड़ सकें। दूसरी है स्वास्थ्य की। जो स्वास्थ्य में जिस प्रकार से सरकारी हॉस्पिटलों में सुविधा नहीं है और प्राइवेट हॉस्पिटलों की तरफ जो भागादौड़ी मच रही है उसमें गरीब मजदूर और कमज़ोर आदमी सफाई कर्मचारी अपना इलाज नहीं करवा पाते। तो हमारी सरकार से प्रयास रहेगा कि जो जितने भी सरकारी संस्थाएं हैं उन संस्थाओं में हम सुविधा उपलब्ध हो और गरीब आदमी वहाँ दिखाई जाए। आयुष्मान के नाम से प्राइवेट इसमें हॉस्पिटलों में कार्ड दे दिए गए हैं जहाँ मनमानी का आज भी बिल वहाँ लिया जा रहा है। तो सरकार का पैसा ही वेस्ट हो रहा है। तो सरकार को सरकारी जो संस्थाएं गाँव में CHC है, PHC है खोलनी चाहिए। तीसरा हमारा जो है शिक्षा में जो जिस प्रकार से गिरावट आ गई है और इतनी ज़्यादा गिरावट आई हुई है कि शिक्षा के प्रति हमारा नौजवान बिल्कुल जागरूक नहीं है। ना उसको ये पता है कि हमने किस फील्ड में दाखिला लेना चाहिए, किस में हमें चलना चाहिए। उसके लिए भी युवा कल्याण संगठन तमाम संगठन मिलके सेमिनार भी आयोजित करेंगे और उसके लिए हमारे नौजवान साथियों को प्रेरित करेंगे। चौथा हमारा नशे के खिलाफ जो गांव-गांव में जाकर हमारा लक्ष्य है कि गांव-गांव में जाकर सेमिनार आयोजित किए। जो हमारे नौजवान नशे के दलदल में धंसते जा रहे हैं उनको वहाँ से मुक्त कैसे किया जाए, इसके लिए हम जैव साइकोलॉजिकल जो हमारे बड़े बड़े प्रोफेसर हैं उनको बुलाएंगे, अच्छे से सेमिनार आयोजित किए जाएंगे।
और फिर दूसरी बात है कि आपको पता है कि भगवान शिव ने एक टाइम ये कहा था कि पार्वती को बोल रहे थे, मैं एक सीरियल में देख रहा था कि दो चीज़ों का अभाव हो जाएगा, पानी दुर्बल चीज़ हो जाएगी और पेड़ नज़र नहीं आएंगे। इसके भी युवा कल्याण संगठन काम करेगा। हमारा लक्ष्य है कि 5100 पेड़ 2022 में लगाए जाए और जो पानी का संरक्षण, जिस प्रकार वेस्ट पानी बहाया जा रहा है, पहले पानी यहाँ था ही भी नहीं, और जिस क्षेत्र में पानी आ रहा है नलका खुला छोड़ देते हैं, इसके लोगों को जागरूक भी करेंगे। ये कोई सरकार का एजेंडा नहीं है, ये हमारा खुद का एजेंडा है कि जब तक पेड़ बचेंगे, पानी बचेगा, बिजली बचेगी, तो ही हम सुरक्षित रहेंगे। ऐसे कई ऐसे और मुद्दे हैं जिन पर युवा कल्याण संगठन 2022 में अपना लक्ष्य रखेगा, फोकस रखेगा और काम करेगा। पिछले काफ़ी समय से किसान आंदोलन में और किसानों के सहयोग में रहा है, तो आगामी रूपरेखा क्या तैयार की है किसानों के सहयोग में संगठन में? देखो, युवा कल्याण संगठन तो देख, किसान एक मुख्य धारा है समाज की, और किसान जब कमज़ोर होता है तो व्यापारी भी कमज़ोर होता है, नौजवान भी कमज़ोर होता है, यानी पूरा समाज का ढांचा ही कमज़ोर हो जाता है। क्योंकि 80% देश जो हमारा कृषि पर आधारित है, और जब किसान कमज़ोर हो जाएगा तो किसान के उत्थान के लिए तो 3 कृषि कानून थे, उनके लिए भी लड़ाई लड़ी, और MSP की भी है, उसमें भी हम जो हमारा संगठन है उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। सारी चीज़ जो किसानों का हक में, मजदूर के हक में, उसकी लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। साथ सामाजिक कार्य भी करेंगे, और जो नीतियाँ सरकार की गलत है उनका विरोध करेंगे। ठीक नीति है उसका सरकार को बधाई भी देंगे। ये नहीं कि सरकार की सारी चीज़ों में बुराई करेंगे, जो ठीक नीति लगेगी उसको हम कहेंगे ठीक है, जो गलत है उसका 100% विरोध किया जाएगा। ये हमारा लक्ष्य है।